Hello, so we will study today nucleus, cytoplasm, ER. In previous video we studied osmosis, diffusion, active transport, passive transport, facilitated transport, endocytosis, exocytosis और ये सब टर्म्स पढ़े थे. अगर आपको इस टर्म में से कोई भी टर्म्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें. एंड लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियस. हम लोग जानते हैं डबल मेम्ब्रेन सिर्फ 3 ऑर्गेनल्स में रहता है और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. उसमें से एक बता देते हैं कि एक न्यूक्लियस में रहता है और 2 आप बताइएगा कमेंट में. तो चलिए हम लोग न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं. न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन रहेगा. डबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना के रखे हुए थे, तो देखते हैं. ये एक मेम्ब्रेन, ये दूसरा मेम्ब्रेन, ठीक है. ये डबल मेम्ब्रेन और ये पूरा जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो यहाँ पे बनाया हुआ पहले से, ठीक है. उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं. सबको पहले लिखते हैं. ये आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है तो एक आउटर रहेगा एक इनर रहेगा. तो ये आउटर, ये इनर और ये दोनों मिलके न्यूक्लियर इन्वेलप बनाता है. इन्वेलप मीन्स व्हाट? किसी चीज को ढकना. ये जो इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको ये ढक रहा है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन है. तो दोनों मिला के क्या बनेगा? न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. और इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं. यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं हर एक इंटरवल पे. उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है. इसके अंदर का प्लाज्मा फ्लूइड हम बताए थे. प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस बताया था हमने. तो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, और मानते हैं पूरा सेल होगा, मान लेते हैं ये सेल के अंदर का ही न्यूक्लियस है ना, तो बाहर का साइटोप्लाज्म और दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म. तो ये पोर्स क्यों है? न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म को कनेक्शन देने के लिए. कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आएगा कोई सब्सटेंस और साइटोप्लाज्म से कुछ अंदर जाएगा, इसलिए न्यूक्लियोपोर है. तो न्यूक्लियोपोर किस चीज में हेल्प करता है? तो ये एक पैसेज देता है टू पैसेज फॉर अटैचमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए. क्लियर? न्यूक्लियर पोर क्या है, क्यों है? दो डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियर इन्वेलप. अब आ जाइए और आप एक बात याद रखिएगा, जो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये इससे अटैच होता है. हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे. ये ऐसे अटैच होता है, इसके बारे में तो हम बाद ईआर में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है. अब न्यूक्लियस के बाहर के स्ट्रक्चर को हम लोग समझ गए कि इसका बाहर का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है. अब चलिए अंदर चलते हैं, ठीक है. ये जो डॉट से डिनोटेड है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड, ओके. ये जो ये स्पॉट है ना, डार्क स्पॉट न्यूक्लियस में होता है. एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, 2 से भी मोर हो सकता है, और हम लोग इसमें एक बताए. इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं. क्या? इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं. तो चलिए न्यूक्लियोलस, और इसी को हम लोग राइबोसोम का फैक्ट्री कहते हैं. राइबोसोम क्या होता है हम आगे बताते हैं. राइबोसोम का फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम.
वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, ट्रिपल स्टार, ठीक है। न्यूक्लियस आपको पूछ सकता है एमसीक्यू में, जैसा आप लोग का पैटर्न है, सो सॉरी, जैसा आप लोग का पैटर्न है कि इन सेल who the factory of, what is the factory of राइबोसोम, तो राइबोसोम किस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम को किसका फैक्ट्री कहते हैं? इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। हम आगे फिर से बताएंगे, बट यहाँ पे हम लिख देते हैं बिकॉज यहाँ पे इसका आया है प्रोटीन फैक्ट्री। तो देखिए क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। और राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग समझ चुके हैं कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। आप लोग सिलेबस में इतना ही पढ़ना है कि एक डार्क स्पॉट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो जिसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। यहाँ राइबोसोम को बनाया जाता है और ये डेंस स्ट्रक्चर होता है और ये मतलब एक धब्बा की तरह दिखता है, डार्क स्पॉट की तरह दिखता है, डेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आ जाइए, ये जो धागा की तरह दिख रहा है ना, वो क्या है? जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, सब चीज इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? डीएनए, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एक चीज बता देते हैं, ये जो खुला खुला स्ट्रक्चर है ना, जो ये खुले धागा की तरह दिख रहा है, इसको क्रोमेटिन थ्रेड भी बोलते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड, क्या? क्रोमेटिन थ्रेड, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड की तरह दिख रहा है ना, थ्रेड की तरह। ये कैसे बना दो, कोई ये स्ट्रक्चर नहीं है स्पेसिफिक, ये क्रोमेटिन थ्रेड है। तो आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। आपको ये क्लियर है कि न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है, डीएनए होता है जो कि आपके दिखने, बोलने, सब चीज के लिए वो जिम्मेदार है। अब हम लोग के पेरेंट्स से यही तो ट्रांसफर होता है, डीएनए, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि इसका डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर इनर, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये किसके लिए ये है पोर? न्यूक्लियर पोर किसके लिए है? ये साइटोप्लाज्म टू पैसेज ऑफ साइटोप्लाज्म, कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पैसेज है जहां से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म अटैच होते हैं, ठीक है। ये डेंस स्ट्रक्चर व्हाट इज कॉल्ड? न्यूक्लियोलस। किसका फैक्ट्री है? राइबोसोम का। राइबोसोम किसका फैक्ट्री है? प्रोटीन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। एंड डॉट डॉट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस का फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा। लेट्स टॉक अबाउट क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड, चलिए इस पूरे थ्रेड को निकाल के बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? क्रोमेटिन थ्रेड। क्यों? क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्ड है और यही स्टेन होता है। स्टेन मीन्स कलर्ड होता है। अगर हमको विजुअलाइज करने रहता है कि क्या है सेल के अंदर, हम लोग उसको कलर करते हैं और भी कलर्ड पार्ट दिखता है, ठीक है। और इसको क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं, ठीक है। जब सेल नॉर्मली ग्रोथ कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में खुला हुआ होता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और जब इसका समय आता है टू सेल डिवीजन, व्हाट? सेल डिवीजन का समय आता है, किसका? सेल को डिवाइड करना है। बहुत ग्रोथ कर लिए हैं, बहुत हम लोग बढ़ लिए आगे, अब हमें तो डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कंडेंस्ड हो जाता है, लाइक जैसे उनका गोला होता है जैसे छिद्रा, तो उसको क्या करते हैं मम्मी लोग? उसको लपेट देती है, ठीक है, लपेट देती है ऐसे गोला बना के, तो ऐसे हो जाता है गोला। जब वो खुला हुआ रहता है तो कितना में फैल जाता है, बट वो गोल में रहता है तो एग्जैक्ट ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन के लिए हम लोग इसका कंडेंस्ड फॉर्म बना देते हैं, और कंडेंस्ड फॉर्म होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है, कंडेंस्ड फॉर्म होने के बाद। और इसको
इस कंडेंस्ड फॉर्म को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम। इसको तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहा, क्रोमेटिन किसको बोलते हैं और क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? क्रोमेटिन उसको बोलते हैं जब सेल ग्रोथ कर रहा हो और ये पूरा खुला हुआ हो, ठीक है, लाइक दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये खुला हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। और जब सेल डिवीजन के समय यही कंडेंस्ड हो जाता है ये क्रोमोसोम, इफ ये कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस्ड, देन फॉर्म व्हाट? क्रोमोसोम। दिस लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। अब आइए क्रोमोसोम के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, ठीक है। देखिए ये क्रोमेटिन है, सेल ग्रोथ कर रहा था, आराम से क्रोमेटिन था, धागा खुला खुला था, मम्मी देख ली, गुस्सा हो गई, उसको लपेटना पड़ा धागा को, तो गोल में हो गया। तो वैसे ही ये ग्रोथ कर रहा था, एकदम खोल के अपना रखा हुआ, खुला हुआ है अच्छे से, आराम से, ठीक है। और जब सेल डिवीजन का टाइम आया, सेल बोला कि हमको डिवाइड करना, हम लोग बहुत ग्रोथ कर लिए, तो ये कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, क्रोमोसोम में ही डीएनए पाया जाता है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे, इसमें डीएनए कुछ इस तरह का रहता है, ऐसे 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 डीएनए रहता है, ठीक है। पहले क्रोमोसोम के ऊपर बात कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्रोमोसोम खुद को डुप्लीकेट करता है, सेल डिवीजन हो रहा है, अभी डिवाइड नहीं हुआ, न्यूक्लियस के अंदर अभी डिवीजन चल रहा है, तो ये डिवाइड किया कुछ इस तरह से, अपने जैसा सेम टू सेम बनाया इस तरह से, ये क्या हो गया? ये खुद के जैसा सेम बनाया, तो इसको क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिन। दोनों खुद से बनाया है, इसको क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिन। सिस्टर क्रोमेटिन, ठीक है ना। अब चलिए आते हैं, ये क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहां क्या हो रहा है? शुरू से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेल है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बोथ मिला के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। ये पैसेज है किसका? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म का अटैचमेंट का। कुछ चीज यहां से यहां जा रही है और कुछ चीज यहां से यहां आ रही है, ठीक है। उसके अंदर डेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इसका फ्लूइड है, इसका फ्लूइड है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस का फ्लूइड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। अब क्रोमेटिन थ्रेड यहां आ जाइए, ये क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है, और ये क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है। अब इसको ऐसे था, ग्रोथ हो रहा था तो अपना खुला खुला था, आराम से, सब जब सेल डिवीजन का टाइम है, सेल को डिवाइड करना है, तो ये कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड होकर क्या बना? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। डुप्लीकेशन होता है तो सब चीज को हाफ हाफ बांटना रहता है, तो क्रोमोसोम को भी हाफ हाफ बांटना रहेगा, तो क्रोमोसोम भी खुद को अपना डुप्लीकेट किया, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ। ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? सिस्टर क्रोमेटिन, ठीक है। अब चलिए इसको और अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम पे आइए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम खुद को डुप्लीकेट किया लाइक दिस। और सेल डिवीजन हुआ नहीं है, उसके लिए तैयारी किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? बोथ ऑफ देम सिस्टर क्रोमेटिन, एक दूसरे की सिस्टर बन गई है दोनों, ठीक है। ऐसा मत समझ लीजिएगा सिस्टर ब्रदर, ये खुद को डुप्लीकेट किया है, इसलिए सिस्टर क्रोमेटिन हो गई, ठीक है। अब आइए इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज पढ़ लेते हैं। सेल डिवीजन होता है ना, तो इसको जैसे ये डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, हो गया। अब देखो, इसको एक सेल में जाना है, जैसे सेल है, सेल को डिवाइड होना है, दो तरफ जाना है, इक्वल इक्वल बटेगा, इसका डुप्लीकेशन हो चुका है, तो अगर सेंट्रोजोम का, क्रोमोसोम का अगर डुप्लीकेशन होना है तो ये तो डुप्लीकेट हो गया, अब इसको अलग अलग सेल में जाना है। तो सेल डिवीजन में इसी को पकड़ के ऐसे और इसको खींच लिया जाता है, तो एक इधर चला जाता है, एक उधर चला जाता है। तो किसके हेल्प से
सेल डिवीजन होता है सेंट्रोमेयर में। सेल डिवीजन जब हो जाएगा, जब ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो सेंट्रोमेयर का क्या हो जाएगा, डिवीजन। ठीक है, सेंट्रोमेयर समझ में आया। इस जो गोल सा पार्ट है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब देखिए ये गोल सा पार्ट है, ऐसे इसमें इस तरह का कुछ लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको ही पकड़ के खींचते हैं हम लोग, ऐसे करके को पकड़ के खींच लेते हैं, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है। इसी को पकड़ के ये इसका हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बनाया, इसको ऐसे पकड़ के खींच लिया जाता है, इस तरह का रहता है कुछ, ऐसे पकड़ के खींच लिया जाता है। बस अभी तक आप इतना ही समझिए कि ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कंडेंस्ड हुआ, क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम ये रहा, क्रोमोसोम को अपने आप को डुप्लीकेट किया, ये बना, ये दोनों एक दूसरे का सिस्टर क्रोमेटिन है। ये जो गोल सा आकार का स्ट्रक्चर है इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और सेंट्रोमेयर में ये ऐसे ऐसे बटरफ्लाई लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सी उल्टा सी कर दो ना, वैसे लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको काइनेटोकोर बोलते हैं, जिसको पकड़ के सेल डिवीजन होता है। यहां तक क्रोमोसोम क्लियर है। और क्रोमोसोम में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, ये वो, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो आप क्लियर है। देखिए, और इसके अंदर ऐसे डीएनए होता है, ऐसे। अभी डीएनए के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इस तरह का डीएनए रहता है, ठीक है। अब चलिए कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या जाने, क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए, ठीक है। क्रोमेटिन भी कंटेन्स डीएनए, ऐसा नहीं है, क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये कंटेन्स हो जाएगा डीएनए जगह। डीएनए क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये आपका कैरेक्टर है जो कि पेरेंट से आप में आता है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर, ठीक है। इनहेरिटेंस मीन व्हाट, कि जो पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है। इनहेरिटेंस कैरेक्टर वो क्या है, हमारा डीएनए। डीएनए इज व्हाट, इनहेरिटेंस कैरेक्टर। इनहेरिटेंस कैरेक्टर इज व्हाट, जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है। प्रोजेनी इज व्हाट, प्रोजेनी इज अ, जैसे आप लोग बच्चे, ठीक है, बच्चा, चाइल्ड। तो पेरेंट से जो चाइल्ड में जाता है उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर होता क्या है, डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर, इनहेरिटेंस कैरेक्टर, इनहेरिटेंस कैरेक्टर, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, कहां से कहां, पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स व्हाट, चाइल्ड, फिटस, जो बोलना है बोल लीजिए, वैसे बायोलॉजी का टर्म है प्रोजेनी, ठीक है। शुरू से समझते हैं एक बार और। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए मैं बार बार समझा रही हूँ। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कंडेंस्ड हुआ, बना क्रोमोसोम, और क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम कंडेंस व्हाट, डीएनए। डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज व्हाट, इनहेरिटेंस कैरेक्टर। इनहेरिटेंस इज व्हाट, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में। प्रोजेनी इज व्हाट, चाइल्ड। कंफ्यूजन दूर, एक बार नीचे से भी ऊपर जाते हैं, ठीक है। प्रोजेनी में पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है कुछ कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर, ठीक है। वो कैरेक्टर के तौर पे होता क्या है, ट्रांसफर क्या, इनहेरिटेंस कैरेक्टर की वो कैरेक्टर जो कि ट्रांसफर हो गया पेरेंट्स टू प्रोजेनी, तो वो कैरेक्टर है क्या, डीएनए। व्हाट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए में क्या होता है जिससे कैरेक्टर आता है,
अब पूछोगे ना कि डीएनए में होता क्या है, प्रोटीन भी तो ट्रांसफर हो सकता है। डीएनए में होता क्या है जो कि हमारे बोली दिखने में हम लोग पेरेंट्स से सेम क्यों मिलते हैं, हल्का हल्का हम लोग को कुछ फादर का कैरेक्टर आता है, कुछ मदर का कैरेक्टर क्यों आता है, वो डीएनए से क्यों होता है? तो डीएनए में जीन पाया जाता है। ठीक है, हम लोग यहां से समझे क्रोमेटिन लाइक दिस, क्रोमोसोम दिस, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए को निकाल लिया, दिस इज डीएनए। अब डीएनए में जीन होता है, जीन कहीं कहीं सेगमेंट में, कोई सेगमेंट, एक सेगमेंट में शायद इस सेगमेंट में जीन हो, शायद इस सेगमेंट में जीन हो। ठीक है, तो जीन होता है, जीन। ओके, व्हाट वी कॉल जीन। डीएनए में क्या होता है? जीन होता है, जीन। जीन का डिफिनेशन लिख लीजिएगा, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ये सेगमेंट है, डीएनए का ये टुकड़ा है जो कि फंक्शनल है, इसी के कारण ये कैरेक्टर उत्पन्न होता है। ठीक है, जीन फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ डीएनए, समझ गए? अब मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्रोमेटिन से क्या बना? क्रोमोसोम। कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए, जो कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। और डीएनए में ऐसा क्या है जो कि हम लोग के दिखने में, बोलने में, ये सब में सिमिलर है अपने पेरेंट्स से, जो कि पेरेंट्स से आता है, वो जीन होता है, जीन। यही फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ डीएनए है। ठीक है, डीएनए में यही पाया जाता है जिसकी वजह से ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर है और जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स में, पेरेंट्स टू प्रोजेनी में कोई कैरेक्टर जाता है। लुक वाइज हुआ, कुछ भी हुआ, जैसे कहते हैं ना कि अपने पापा पे गया है, क्यों? इस कैरेक्टर डीएनए से आता है। डीएनए में क्या है? जीन। जीन क्या है? फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ डीएनए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ डीएनए? जीन। व्हाट इज इनहेरिटेंस कैरेक्टर? डीएनए। इनहेरिटेंस क्या है? जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है। और डीएनए कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, कंप्लीट न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। और हम लोग थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक, ये तो सारा यूकैरियोटिक के बारे में था। प्रोकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाएगा कहां से? तो प्रोकैरियोटिक में भी कुछ कैरेक्टर होता होगा। ठीक है, तो ये पूरा हुआ यूकैरियोटिक के बारे में, पूरा न्यूक्लियस। अब हम लोग थोड़ा बहुत 2 मिनट का प्रोकैरियोटिक के बारे में जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में तो कोई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो मान लीजिए सेल है, इसका सब चीज इसके साइटोप्लाज्म में, मानते हैं न्यूक्लियस होता नहीं है, एक समय के लिए मान लेते हैं कि इसका न्यूक्लियस है, जो कि इसके भी साइटोप्लाज्म में रहेगा। नो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको न्यूक्लियस हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें रहता है? न्यूक्लियोइड में, जो कि कोई भी न्यूक्लियोइड में कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके साइटोप्लाज्म में सब बिखरा हुआ है। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक में क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की जगह क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोइड, जो कि इसका इनहेरिटेंस कैरेक्टर है, जो कि दूसरे प्रोकैरियोटिक में से डिवाइड होकर जाएगा। बस आपको इतना ही जानना है इसके बारे में कि इसमें यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर उसमें पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में इनहेरिटेंस कैरेक्टर किसमें पाया जाएगा? वो है न्यूक्लियोइड में। बस सिंपल, न्यूक्लियस फिनिश। अब हम लोग आते हैं साइटोप्लाज्म पे। लेट्स टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के फ्लूइड को छोड़ के वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के फ्लूइड्स को छोड़कर, न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़कर, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो ये दिख रहा है ना ब्लैक डॉट, वो सारा साइटोप्लाज्म है। हम उसको कोई और कलर से बता देते हैं। न्यूक्लियस, इसको छोड़कर ब्लैक डॉट, ऑल फ्लूइड, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही
प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के ही अंदर, साइटोप्लाज्म के ही अंदर होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या, कुछ चीज का टूटना, कुछ चीज का जुटना, सब कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन व्हाट, कुछ चीज टूट रहा है, कुछ चीज जुड़ रहा है, बोथ मिला के क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के ही अंदर होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और मेटाबॉलिक में जैसे कुछ जुट रहा है तो क्या हो गया, एनाबॉलिक, और कुछ टूट रहा है तो क्या हो गया, कैटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक में दो प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ठीक है, आप पूछोगे ऐसे, ये जरूरी नहीं है, बट आप ऐसा बोलोगे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, तो कुछ चीज का जुटना, कुछ चीज का टूटना, तो इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कुछ चीज का जुड़ना एनाबॉलिक, टूटना मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक। आई एम सो सॉरी, मेटाबॉलिक में तो बहुत प्रोसेस आ गए, दोनों। और एनाबॉलिक में जुड़ना, हिंदी में मिस्टेक हो तो मत बोलिएगा, कैटाबॉलिक टूटना। ठीक है, कोई सब्सटेंस अगर जुड़ रहा है, एनाबॉलिक टूट रहा है, कैटाबॉलिक बोथ मिला के मेटाबॉलिक, जो सिर्फ कहां होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म में कभी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगा। और सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। अब चलिए हम लोग अब एक एक करके सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम लोग अब घूमते घूमते कहां तक हम लोग घूमते घूमते पहुंचे, सेल वॉल देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, और क्या क्या देखा, बस लगता है इतना ही देखा। और अब आते हैं हम लोग ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बात, ये ओरिजिनेट कहां से होता है, जो हमने बताया था, डबल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसा डबल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस बताया था। ठीक है, ये इसी के मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से ये डेवलप होता है ऐसे। और ये कहां जाकर अटैच होता है, मान लीजिए ये सेल है, सेल कुछ अजीब है बट सेल है, ऐसे इसके वॉल्स पे, सॉरी स्नेक बन गया, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, इसी के मेम्ब्रेन से होगा, एक मेम्ब्रेन से बहुत सारा भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, तो हम इसको स्पेसिफिक मान के चलते हैं, ये ईआर हो गया। ठीक है, ये और फर्स्ट पॉइंट, ये ओरिजिनेट कहां से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से ये ओरिजिनेट होता है ईआर। और ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी फ्यूज होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, फ्यूजन, ये याद रखिएगा, यहाँ पे फंक्शन बताएंगे हम लोग। चल, ओरिजिनेट ये टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स, फर्स्ट आरईआर, सेकंड एसईआर। तो इस वीडियो में हम लोग आरईआर को डिस्कस करते हैं, एसईआर और इसके फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको एसईआर को तो इसको इरेज कर देते हैं। आरईआर क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब याद रखिएगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल लाइक, दिख रहा है ना, जाल लाइक, जाल, नेट लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलम मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके नाम में ही रफ है, रफ मतलब कुछ धुरधुरा टाइप का, छूने पर रफ लगे, देखने पर रफ लगे, तो मानते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह का।
स्मूथ एकदम चिकना, इसकी जैसा, ठीक है। रफ मतलब कुछ इस पे है, कुछ पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल ही राइबोसोम है, ठीक है। तो आप लोग क्या क्या देखे, न्यूक्लियस के अंदर भी राइबोसोम है, ईआर के पास भी राइबोसोम है, और साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होगा। तो जिस ईआर के सरफेस पर राइबोसोम होगा, जिस ईआर के सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, इसका रफ नाम क्यों दिए हैं, तो राइबोसोम के प्रेजेंस से इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अब आ जाइए दूसरा कुछ पढ़ते हैं। देखिए राइबोसोम, ये याद रखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, बताए थे। तो ये कहां प्रेजेंट होगा, एक्टिव सेल में, क्योंकि जो एक्टिव सेल है उसको प्रोटीन की ज्यादा नीड है, ज्यादा उसको प्रोटीन चाहिए, ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो राइबोसोम ज्यादा कहां प्रेजेंट होगा, एक्टिव सेल में। और ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, RER, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे, SER का फंक्शंस कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में टॉक अबाउट ईआर के बारे में, SER जो बच गया उसका फंक्शंस, गोल्गी apparatus, लाइसोजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप लोग के लिए हम कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, आप इसका आंसर आपको अगर पता होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER आज हम पढ़ाए हैं, आप उसके बेसिस पे थोड़ा थॉट प्रोसेसिंग करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER, हम इसका एक हिंट दे देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप कुछ इसका फंक्शन बताइएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER एंड फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ DNA, व्हाट इज द फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ DNA, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ DNA। एंड ये प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस क्लासेस से, हु गिव्स टर्म ओमनी सेलुला ई सेलुला, 3 क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ RER बताइए, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ DNA क्या है ये बताइए, हु गिव्स ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। एंड प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड डू दिस लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।